अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर एक झील थी, वहाँ कश्यप ऋषि गए, उन्होंने बारामूला में पहाड़ काटा और वहाँ से फिर पानी बहा और उस पानी के बहने के बाद जो है धरती पैदा हुई, ज़मीन पैदा हुई और उस ज़मीन को आज कश्मीर कहते हैं। तो कहाँ पर हम चूक गए कि इतनी समृद्ध संस्कृति में इस्लामिक शासन आया और 500 साल तक काबिज रहा। देखिए, कश्मीर पे आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से होने लगा। 1339 से 1819 तक मुस्लिम राज था, उसके बाद आया सिख राज 1819 में। अब सिख एम्पायर का जो है कश्मीर भाग बना। महाराजा हरि सिंह के नाम पे मुझे एकमात्र अचीवमेंट ये नजर आता है कि भारत में विलय किया। देखिए, हरि सिंह के बारे में क्या बात करें, बिल्कुल ही जिसे कहिए कि नामकुल अय्याश, पैसा उड़ाते थे, पेरिस की एक प्रोस्टिट्यूट के साथ फंस गए और फिर उन्होंने 3 लाख पाउंड 1921 में दिया, जो कि आज के दिन में $16 मिलियन। और पहली भारत पाकिस्तान की लड़ाई, आप सोचिए, आजादी होती है 15 अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने, मात्र 2 महीने बाद पहली लड़ाई भारत और पाकिस्तान की शुरू हो जाती है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये बात कश्मीर के लिए कही गई थी, लेकिन उसी खूबसूरत कश्मीर का इतिहास रक्त रंजित रहा है। वहां पर सभ्यताओं की लड़ाई हुई है। और आज फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में हम कश्मीर के उसी इतिहास की बात करने जा रहे हैं, फेयर ऑब्जर्वर के फाउंडर अतुल सिंह जी के साथ। नमस्ते अतुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं जब भी कश्मीर का नाम सुनता हूं तो हमेशा जो है आतंकवाद, इस्लामिक शासकों की बात होती है, लेकिन कश्मीर में जो है कश्यप ऋषि के साथ एक कथा जुड़ती है और वहां से फिर बौद्ध भी आते हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक का जिक्र आता है, हिंदू धर्म का भी प्रभाव दिखता है। तो ये जो इस्लाम से पहले का कश्मीर था, इसके बारे में कुछ आपसे मैं जानकारी चाहूंगा कि ये क्या था। देखिए, यदि आप किंवदंती सुने या हमारी कथाएं पढ़ें, राज तरंगिणी कल्हण लिख के गए, वो पढ़ें तो उसमें लिखा क्या गया है। उसमें लिखा ही गया है कि भाई कश्मीर एक झील थी, वहाँ कश्यप ऋषि गए, उन्होंने बारामूला में पहाड़ काटा और वहाँ से फिर पानी बहा और उस पानी के बहने के बाद जो है धरती पैदा हुई, ज़मीन पैदा हुई और उस ज़मीन को आज कश्मीर कहते हैं। और उसके बाद वहाँ कई ब्राह्मण गए और उन ब्राह्मणों ने उस ज़मीन को जोता और उस स्वर्गीय धरती पे भारतीय सभ्यता का झंडा लहराया। तो यदि आप कश्मीर का साहित्य देखें तो वहाँ काफ़ी दिनों से, कई हज़ारों साल से भारतीय संस्कृति और भारतीय तौर तरीके रहे हैं। लोग जो हैं पूजा पाठ करे हैं, लोग जो हैं वैदिक यज्ञ किए, लोगों ने वैदिक यज्ञ किए हैं। और 30वीं सदी में सम्राट अशोक वहाँ बौद्ध धर्म लेके जाते हैं और उसके बाद कश्मीर में बौद्ध धर्म भी रहता है। लद्दाख तो आज भी बौद्ध है। तो जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, तीनों जगह आपको जो है धार्मिक परंपराएं मिलेंगी, हिंदू, बौद्ध धर्म। और हिंदू क्या है? हिंदू जो है अरबों ने प्रयोग किया, जो कि सिंधु नदी के पूरब के रीति रिवाज थे। तो जो भी कह लें आप, जो इस जम्बू द्वीप, इस भारतवर्ष की परंपराएं कश्मीर में काफ़ी सुदृढ़ रहीं। और ये जो है बौद्ध धर्म के आने के बाद कश्मीर का एक बड़ा अनोखा युग आता है, स्वर्ण युग कह लीजिए। और उस स्वर्ण युग में क्या होता है कि सोमानंद, उत्पल देव, अभिनव गुप्त, क्षेमराज, ये सब कश्मीरी या फ्रिका शैव परंपरा का प्रारंभ करते हैं। तो उसमें जो है आज जो तांत्रिक जो है हमारी परंपरा है, शिव और शक्ति, इसमें कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। तो कश्मीर भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, मुकुट रहा है, सर रहा है। और कश्मीर भारत से जुड़ा रहा है। और हम भूलें ना, मात्र कश्मीर नहीं जुड़ा रहा है, तक्षशिला भी
एक समय जो आज पाकिस्तान में है वो हमारी परंपरा का अभिन्न अंग है। बामियान में बुद्ध थे, 2 मूर्तियाँ थीं पहाड़ों में कटी हुई थीं और वो अभी अभी उड़ाई तालिबान ने, अभी मात्र कुछ ही साल हुए। तो ये बात हमको याद रखनी है कि ये पूरा का पूरा जो है धरती का भाग है, ये एक सभ्यता का और एक परंपरा का जो है हजारों साल पुरानी सभ्यता और परंपरा का अंग है। तो ये जो परंपरा इतनी खूबसूरत हमारी परंपरा रही, इसमें 13वीं शताब्दी के बाद इस्लाम का प्रभाव होता है। वीरों की जमीन भी रही है, डोगरा थे, बाद में सिख भी वहां पर आए। तो कहां पर हम चूक गए कि इतनी समृद्ध संस्कृति में इस्लामिक शासन आया और 500 साल तक काबिज रहा वहां? तो देखिए, अब आप तो इतना बड़ा सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, लेकिन हमारी सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल, लेकिन इतना कठिन सवाल है क्योंकि एक सिर्फ कश्मीर का सवाल नहीं है, है ना। ये सवाल तो पूरे देश का है, ये पूरी सभ्यता का है कि, और ये सिर्फ हमारी सभ्यता का नहीं है। देखिए ईरान की सभ्यता ढह गई, इस्लाम आ गया वहाँ, पुराना नौरोज़ उनका चला गया, पारसी यहाँ आए, भारत में आए, बचे रहे। तो इस्लाम तो जैसे कहिए आग की तरह फैला और स्पेन तक पहुँच गया, ग्रनाडा तक। तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो है मात्र जो है सभ्यता के ऊपर जो है प्रभाव जो है मात्र कश्मीर या हमारे देश में पड़ा। देखिए आज के दिन, या आज नहीं, 2014 में 97.16% कश्मीर की आबादी मुस्लिम थी। तो 97.16%, उसमें से 20 से 25% शिया हैं और 75 से 80% सुन्नी। ठीक, अच्छा, नॉन कश्मीरी मुसलमान भी हैं, गुज्जर और बकरवाल। तो ये हुआ कैसे? देखिए कश्मीर पे आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से होने लगा, 8वीं शताब्दी से। मोहम्मद बिन कासिम, याद करें, सिंध पे उन्होंने कब्जा जमाया। सिंध में तो अब तो कोई हिंदू बचे ही नहीं हैं, हिंदू बौद्ध कुछ नहीं बचे, जैन। सिंधी तो सब यहाँ आ गए। लाल कृष्ण अडवाणी जो हैं सिंधी, KR मलकानी सिंधी, सिंधियों ने बड़ा अच्छा किया है भारतवर्ष में। सुनील असनानी, विनोद तनवानी, मेरे 2 अभिन्न मित्र, दोनों सिंधी। तो ये सब यहाँ आए और यहाँ इन्होंने जो है व्यापार किया, व्यवसाय किया और सफल हुए, लेकिन सिंध में बचे ही नहीं। कश्मीर फिर भी खड़ा रहा काफ़ी दिन। गजनवियों ने कोशिश की, राजा जयपाल को हराया, आनंद पाल को भी हराया महमूद गजनी ने, और ये सब चलता रहा, लेकिन जो है कब्ज़ा पूरा नहीं किया, कब्ज़ा नहीं कर पाए। कुछ जगहें कश्मीर के राजा लोग हार गए, लेकिन एक दफ़े लोहारों ने, जब जो आखिरी जो है राजा लोग थे जो कि गैर इस्लामी थे, जब उन्होंने ठीक से राज्य नहीं किया, उन्होंने कर बहुत ज़्यादा वसूला और जो है उसके बाद आक्रमण हो गया। उसके बाद सुहदेव भाग गए। रिंचन एक लद्दाखी थे, वो जो हैं कश्मीर पे कब्ज़ा जमा लिए बाबूजी, और फिर वो जो हैं मुस्लिम बन गए, क्योंकि वो एक सूफ़ी आए हुए थे, सैयद शरफुद्दीन बुलबुल शाह उनका नाम था।
सुहदेव के समय आए थे तो उन्होंने अपना नाम रिंचन ने, जो लद्दाखी थे, सुल्तान सरदारुद्दीन शाह रख लिया और पहले मुस्लिम रूलर बने, वो पहले मुस्लिम शासक थे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी भी कर ली कोटा रानी से, जो कि रामचंद्र, जो प्रधानमंत्री रामचंद्र थे, उनकी जो है बिटियां थीं। लेकिन असल में होता यह है कि जो है धीरे धीरे जो है इनका देहांत, धीरे धीरे क्या, एक दिन इनका देहांत हो गया। और उसके बाद फिर वही रण होने लगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा और कोटा रानी जो हैं राज्य करने लगीं। लेकिन शाह मीर, जो कि सुहदेव के एक नवाब कह लीजिए, वो जो हैं कोटा रानी को हरा कर चढ़ बैठे गद्दी पर। और ये होता है 1339 और 1339 के बाद ये शाहमीरी जो डिनेस्टी है, शाहमीरी कुल कह लीजिए, वो 222 साल तक राज करती है ना। और ऐसा नहीं है कि सब ये प्यार मोहब्बत कश्मीरियत का समय है, क्योंकि सिकंदर शाह के समय जो है बड़ा अत्याचार होता है, बिल्कुल वो औरंगज़ेब का जो है कह लीजिए सगा भाई तो नहीं, लेकिन मानसिकता में भाई था। उसने जो है एक सूफ़ी बाबूजी थे, उनसे बड़ा प्रभावित था। उसने जो है सब बंद कर दिया, संगीत बंद, नृत्य बंद, कोई नशा बंद। अब भाई कश्मीर में तांत्रिक शैव परंपरा चली आ रही थी, भांग धतूरा चलता था, सुरसुरा सुंदरी से किसी को कोई परहेज नहीं था। लेकिन इन्होंने शेखुल इस्लाम एक ला के ब्राह्मणों को जो है ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया, हिंदू और बौद्ध मंदिरों को और मठों को और विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, संस्कृत जो है ख़त्म कर दिया, जजिया ले आए और इस्लाम का जिसे कहिए बोलबाला बढ़ गया। अब क्यों हारे भाई? हारे वही, कुछ कारण तो वही हैं भाई। मैं राजपूत हूँ, आप ब्राह्मण हैं। राजपूत आपस में ही विभाजित थे। आज के दिन भी राजपूत एक दूसरे के जो हैं पीठ में खंजर भोंकते रहते हैं। ब्राह्मणों में अहंकार था, दूसरों को बराबर की नज़र से नहीं देखते थे। चाहे राजपूत भी पढ़ लिख के मर जाए, उल्टे लटक जाए, सर पे खड़ा हो जाए, महंत तो ब्राह्मण बनने नहीं देंगे किसी मंदिर का। अगर कोई गैर ब्राह्मण है, वो मात्र अपने धृतराष्ट्र की तरह अपने ही पुत्र दुर्योधन को बनाएंगे राजा। तो जो बहुत से समाज में नीचे वर्ग के लोग थे, उनको इस्लाम का एक, जिसे कहें कि एक जो वायदा है कि सब बराबरी के साथ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, वो बड़ा आकर्षित लगा। तो ये एक तो लड़ाई में जीते, तो भाई जिसकी तलवार होती है उसी का धर्म चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक तो वो भी है, और दूसरा असंतोष भी था हमारे समाज में। संकीर्ण भी हो गए थे लोग, उनको पता ही नहीं था कि भाई कौन से हथियार प्रयोग करने हैं, किस तरह लड़ाई लड़नी है, क्या टैक्टिक्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है। अगर राजपूतों की लड़ाइयाँ देखिए आप, तो गधों की तरह लड़ते थे। राणा प्रताप को भी जो है बहादुर बहुत थे, वीर बहुत थे, लेकिन दिमाग की कमी थी। हल्दी घाटी में उतर गए, हाइट से उतर गए, तो बेवकूफ़ियाँ बहुत की। तो ब्राह्मण कायर थे, राजपूत जो है शिक्षित ही नहीं थे, और संकीर्ण सब बहुत थे। समाज विभाजित था, आपस में सब लोग विभाजित थे, एका नहीं था।
तो इन सब कारणों से जो है, जैसे कहें कि एक हमारी जो सभ्यता एक ऊंचाई तक पहुंची, फिर वो उस समय जैसे कहिए कि पतन के कगार पे थी। इस कारणवश आक्रमण करने वाले लोगों के लिए, खासकर घोड़े पे आए जो मुसलमान कर्मठ थे, खूंखार थे, उनके लिए आसान था फतह हासिल करना है, जीत हासिल करना। अब इससे बहुत लोग हो सकता है दुखी हों और नाराज़ भी हों, लेकिन और मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, मैं महीनता में नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लड़े, बहादुरी से लड़े, ऐसा नहीं है कि विद्वान नहीं थे। लेकिन मोटा मोटी ये बात सत्य है कि इतनी बड़ी आबादी होकर भी मुट्ठी भर लोगों ने गुलाम बना लिया। ये तो सच है। अच्छा, टाइमलाइन जब मैं देखता हूँ फेयर ऑब्जर्वर पर कश्मीर की, तो पिछले 200 साल का इतिहास है। और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप फेयर ऑब्जर्वर की साइट पे जाके वो टाइमलाइन देखें, बहुत ही खूबसूरती से तैयार की गई है। 1819 में सिख सेना ने वापस कब्जा किया। अब यहाँ पर मेरे तो 500 साल बाद 1339 से 1819 तक का जो मुस्लिम राज था, उसके बाद आया सिख राज 1819 में। अब सिख एम्पायर का जो है कश्मीर भाग बना। अब यहाँ पर जो मैं एक प्रश्न में जोड़ना चाहता हूं कि डोगरा, वो भी वीर थे, वहां के थे, डोगरा जनरल रहे सिख सेना में। और बिल्कुल। एक 1846 का गुलाब सिंह जम्वाल का जिक्र आता है फेयर ऑब्जर्वर की टाइमलाइन में, जहां अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर भी उन्होंने जो है युद्ध लड़ा। देखिए, एक सेकंड देखिए, जोरावर सिंह कहलूरिया का सबसे बड़ा जो है, जिसे कहिए कि अचीवमेंट ये रहा कि वो हाई एल्टीट्यूड, मतलब ऊंची पहाड़ियों पे उन्होंने बुद्धिस्ट लद्दाख और शिया बाल्टिस्तान में जीत हासिल की। और 1841 में उनके जो है छाती में किसी ने भाला डाल दिया और देहांत हो गया। वो पश्चिमी तिब्बत पे आक्रमण कर बैठे थे। तो उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर, बाल्टिस्तान, लद्दाख, ये सारी की सारी जो है सारा का सारा इलाका जो आज भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच बटा हुआ है, ये सारा इन्होंने जो है कब्जा किया, जीत हासिल की। तो ये बहुत बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट है, क्योंकि बड़े ही ऊंचाई पे, और बड़े उस समय ये भी नहीं था कि आज के दिन की तरह कि आप विंटर क्लोथिंग, ग्लव इत्यादि के साथ जो है काम कर रहे हैं। उस समय तो बहुत कठिन था, ठंड भी बहुत होती थी, अब तो थोड़ी कम भी हो गई है। उन्होंने उस समय ये जीत हासिल की, इसलिए इनको जो है सराहा जाता है। तो यहाँ पर जो डोगरा कम्युनिटी है, जो कि प्रमुख कम्युनिटी है कश्मीर की, इनका जम्मू की, कश्मीर की नहीं, हाँ। इनका रोल सिख सेना के साथ कितना महत्वपूर्ण रहा, ये एक। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मैदानी इलाकों में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए थे, तो उसमें भी ऐसे चर्चा आती है, ऐसी कई जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि डोगराओं ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो क्या अगर मैं उन पर यह आरोप लगाऊं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी उन्होंने कमजोर किया, तो क्या ये सही है? तो मेरे दो सवाल हैं, सेना में उनका योगदान और स्वतंत्रता। तो देखिए, डोगराओं ने सिखों के साथ गद्दारी की। डोगराओं ने सिखों के पीठ में खंजर भोंक के कश्मीर हासिल किया, क्योंकि सिख एम्पायर जो है चरमरा रहा था, और डोगराओं ने सोचा कि भाई हम सिखों के साथ रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो अच्छा यही है कि हम जो है अंग्रेज़ों के साथ हो लें। जम्मू कश्मीर, बाल्टिस्तान, लद्दाख, ये सब अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह जामवाल को दे दिया। और ये मेरे ख्याल से 7 करोड़ 5 लाख रुपए में, नानक शाही रुपयों में ये जो है दिया। और याद करिए कि उस समय टाइमलाइन में भी लोग देख सकते हैं कि 584 प्रिंसली स्टेट्स थे ब्रिटिश इंडिया में। काहे? क्योंकि अंग्रेज़ों को चाहिए थे चंपू,
वफादार कुत्ते, लाल पट्टे के कुत्ते, जो कि अपनी जनता को कब्जे में रखते और जो है अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक रहते। ठीक, तो जो है सबसे बड़ी बात यह है कि पहली गद्दारी इन्होंने की सिखों के साथ। ठीक, दूसरी गद्दारी इन्होंने की 9 साल बाद, 9 साल क्या 9-10 साल बाद, 1857 में जब गदर हुआ तो डोगरा अंग्रेज़ों के वफादार निकले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेज़ महिलाओं को, अंग्रेज़ बच्चों को शरण दी। चलिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उन्होंने सिपाही भेजे दिल्ली, जो बागी थे उनको हराए, और इसलिए अंग्रेज़ों ने उनको गन सलूट 19 से 21 कर दिया। तो सीधी बात यह है कि करण सिंह जो हैं, जो कश्मीर के आखिरी राजा थे, अब उनकी काफ़ी आयु हो गई है, काफ़ी विद्वान हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। लेकिन ये भी बात सत्य है कि उनके परिवार ने पहले सिखों के साथ फिर अपने देशवासियों के साथ गद्दारी तो की, और उस गद्दारी की वजह से वो अपना राज्य चला सके। जी, तो जब इनके परिवार की बात होती है और तो महाराजा हरि सिंह का नाम आता है। महाराजा हरि सिंह के नाम पे मुझे एकमात्र अचीवमेंट ये नजर आता है कि भारत में विलय किया। अदरवाइज वो जो है एक कमजोर राजा के तौर पे माने जाते हैं, और जब मैं टाइमलाइन देखता हूँ तो संभवतः चारित्रिक तौर पर भी। तो हरि सिंह के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हरि सिंह के बारे में क्या बात करें, वो भी जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी आखिरी मिनट साइन किया। उनको आखिरी मिनट तक ये था कि मैं जो है एक राजा रहूँगा, स्विट्ज़रलैंड चलाऊँगा, एशिया का स्विट्ज़रलैंड, और जो है न इंडिया में जाऊँगा न पाकिस्तान में जाऊँगा। और वो थे बिल्कुल ही, जिसे कहिए कि नामकुल अय्याश आदमी, मतलब पैसा उड़ाते थे। पेरिस की एक प्रोस्टिट्यूट के साथ फंस गए, और फिर उन्होंने 3 लाख पाउंड 1921 में दिया, जो कि आज के दिन में $16 मिलियन है। पेरिस की किसी प्रोस्टिट्यूट ने उनको ब्लैकमेल कर लिया। तो इतने तो महानुभाव थे, ऐसा भी नहीं थे कि भाई जवाहरलाल नेहरू की तरह लेडीज़ मैन होते। भाई नेहरू की भी तो बड़ी गर्लफ्रेंड्स थीं, लेकिन नेहरू किसी को जो है पैसे थोड़ी देते फिरते थे। $16 मिलियन वो अपने आप जो है नेहरू के जाल बट्टे में फंस जाती थीं। हैं, लेडीज़ मैन तो बहुत थे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं थे। लेकिन ये है, ये लेडीज़ मैन भी नहीं बन पाए, ये पैसा देकर जो है लड़कियों को जो है पाते थे। और उसके बाद जो है इतने डरपोक थे कि जो है पैसा ब्लैकमेल भी हो जाते थे। तो महा ही घटिया रूलर थे, बिल्कुल नालायक थे, और पॉपुलर भी नहीं थे। तो सीधी बात ये थी कि इनका राज्य तो चलना भी नहीं था। वैसे भी मोटे थे, न लड़ पाते थे, न राज कर पाते थे, न पढ़े हुए लिखे थे, न जो है चरित्र था, न दबंगई थी, कुछ नहीं था। तो इसी समय में ये जो इनकी कमजोरी दिखती है, संभवतः ये एक बड़ा कारण रहा होगा कि अब्दुल्ला परिवार, जो कि कश्मीर की राजनीति का बहुत प्रमुख परिवार है, इनका उदय भी होता है। और आजादी से 15 साल पहले देखें तो अब्दुल्ला फैमिली का उदय होना शुरू होता है। हाँ, 1931 में मौलवी अब्दुल्ला, और ये भी बहुत बड़े लेडीज़ मैन थे, अब लोग कहते हैं। इनके पुत्र फारूक तो बहुत ही बड़े अय्याश थे, लेकिन ये भी जो हैं, ऐसा नहीं है कि दूध के धुले थे। तो ये लिबर्टी, जस्टिस और डेमोक्रेसी कि भाई हमको जो है इंसाफ चाहिए, हमको जो है प्रजातंत्र चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, उसके नाम पे इन्होंने कश्मीरी युवा लोगों को उकसाया और कहा कि भाई राजा का राज अब ये
पुराने ज़माने की बातें हैं, अब हमको चाहिए जनता का राज्य। और एक ग्रीवेंसेस कमीशन बना, सर बर्ट्रैंड जेम्स ग्लैंसी उसके प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम लीग 1932 में शुरू की। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, और ये जो है चुनाव लड़ने के लिए खड़ी की, क्योंकि ग्लांसी ने कहा कि भाई एक लेजिस्लेटिव असेंबली खड़ी करेंगे। और 1934 में प्रजा सभा बनी। औरतों को वोट नहीं दिया, और जो पढ़े लिखे नहीं थे उन ये प्रजा सभा क्या इनकी अब्दुल्ला की ही पार्टी थी? प्रजा सभा राजा ने शुरू की, ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी। अब्दुल्ला की पार्टी जो बनी वो 32 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, ठीक। तो लेकिन सबको वोट नहीं दिया, औरतों को नहीं दिया, जो अशिक्षित आदमी थे उनको नहीं दिया। आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, टाइटल होना चाहिए था, एनुअल इनकम होना चाहिए था। तो 3 से 10% कश्मीर की आबादी, जम्मू कश्मीर लद्दाख की आबादी ने वोट दिया, और सारी सत्ता जो है राजा हरी सिंह के ही हाथ में थी। और 1937 में आपने नेहरू ने की बात की, जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे वो तो भाई हैरो के पढ़े थे, तो दुनिया देखे हुए थे, तो और कश्मीर से लगाव भी था भाई, कश्मीरी थे तो कश्मीर से लगाव था। तो भाई हमारा परिवार भी भाई काशी से है, तो हालांकि हम बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, लेकिन काशी से लगाव है, तो इनको भी अपनी पैतृक भूमि से लगाव था। तो ये मिले शेख अब्दुल्ला से, और शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की यारी हो गई। दोनों जो है आज़ादी की बातें कर रहे थे, प्रजातंत्र की बातें कर रहे थे, इंसाफ की या न्याय की बातें कर रहे थे। और नेहरू ने जो लोग थे प्रिंसली स्टेट्स में, 584 प्रिंसली स्टेट्स में, उनका जो है उनके लिए प्रजातंत्र रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का समर्थन किया। तो ये दोस्ती इनकी 1937 से शुरू होती है। तो इसको सुनने तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय में अब्दुल्ला ज्यादा भारत के लिए फेवरेबल थे बजाय हरि सिंह के। कैसे, आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, उस समय पार्टीशन की बात ही नहीं थी। तो उस समय तो ब्रिटिश इंडिया था, तो उस समय तो विकल्प तो लोगों का यही था कि 584 सब देश के जो है भारत का ही भाग भरेंगे। तो 1937 में तो बिल्कुल हरी सिंह से बेहतर थे शेख अब्दुल्ला उस समय। 1947 की अगर हम बात करें, क्योंकि कश्मीर आजाद रहना चाहता था। नहीं, 47 से पहले एक, यदि आप जो हैं मुझे जो है इजाज़त दें तो 1939 की बात करते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपना नाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस रख लिया। नेहरू ने अब्दुल्ला को जो है प्रेरित किया कि ये कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई धर्म के बजाय आप नेशनल कॉन्फ्रेंस रखें। और उसको करने से क्या होता है कि विभाजन हो जाता है। 1941 में चौधरी गुलाम अब्बास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं और वो जिन्ना के साथ हो लेते हैं। तो ये बहुत अहम है, क्योंकि विभाजित हो गई है अब कश्मीर में। शेख अब्दुल्ला भारत की प्रति हो गए हैं, उनकी नेहरू से यारी है, और दूसरे साहब चौधरी गुलाम अब्बास वो जिन्ना के साथ हो लिए हैं। तो ये आज़ादी के पहले ही ये खेल शुरू होने लगा है, ठीक। और जो है 1946 में ये क्विट कश्मीर एजिटेशन करते हैं शेख अब्दुल्ला हरी सिंह के खिलाफ, और ये क्विट इंडिया से प्रेरित है। नाम ही क्विट कश्मीर है, क्विट इंडिया 42 में हुआ। तो और इनको जो है फिर हरी सिंह जेल में ठूस देते हैं 3 साल के लिए। और 47 में क्या होता है, 47 में अब आप जो है सवाल पूछें 47 की, अब 47 की बात करते हैं कि जब हम फिर इक्वेशन ऑफ पार्टीशन हुआ, कश्मीर को आजाद रहना था हरि सिंह के हिसाब से, पटेल ने मनाया। अब ये जो सारी इक्वेशन मैं देख रहा हूं, जो आपने अभी तक सारी चर्चा की, ये इक्वेशन कश्मीर के अंदर ही युद्ध तैयार कर रही है, 2 विभिन्न हिस्से तैयार कर रही है।
तो यहाँ पर भारत के साथ जब विलय का निर्णय हुआ तो इसमें शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह दोनों के दोनों की पोजीशन को आप कैसे देख रहे हैं? दोनों में से किसका प्रभाव था और किस तरह से था? तो देखिए, दोनों का प्रभाव था भाई। हरि सिंह के पास कंट्रोल ऑफ द स्टेट था, तो अगर आप स्टेट कंट्रोल करते हैं तो आपके पास जो है ताकत होती है, पुलिस है आपके पास न्यायालय हैं, आपके पास प्रशासन है, सब कुछ है। और हिंदू डोगरा उनके साथ तो रहे ही होंगे भाई, क्योंकि स्वयं वो डोगरा थे। लद्दाखी भी शायद उन्हीं के साथ रहे हों। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का सिक्का चलने लगा था, तो हालांकि उनको जेल में बंद कर दिया था, लेकिन लोग चाहते थे कि हरि सिंह को हटा के अब शेख अब्दुल्ला को जो है वो एक तरह से नया नेता बना दें, राजा तो नहीं, नेता। तो जब ये सब हो रहा था तो 47 में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, दंगे पूरे देश में फैलते हैं और दंगे फिर पुंछ में भी हो जाते हैं। और जो हैं कुछ मुस्लिम हिंदुओं सिखों को मारते हैं, और फिर हरि सिंह के जो हैं जो सिपाही हैं वो फिर मुसलमानों को मारते हैं। अब क्या है कि वो जो विभाजन पूरे देश में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की दंगे कलकत्ता में भी हैं, नोखाली में भी हैं, दंगे जो हैं चल रहे हैं। अब पूरे पंजाब में देखें आप, हिंदुस्तान के पंजाब में मुसलमान ज़्यादा नहीं बचे और पाकिस्तान के पंजाब में हिंदू सिख नहीं बचे, जबकि लाहौर एक तरह से एक सिख शहर था। वहीं रंजीत सिंह का दरबार था। लाहौर में जितने जो है कारोबार करने वाले लोग थे वो तो सब हिंदू थे, लाला तो सब हिंदू थे। तो वहाँ तो बहुत बुरी तरह से घमासान हुआ। तो वही चीज़ आ जाती है अब कश्मीर में, और अक्टूबर तक क्या होता है कि पाकिस्तान अब कश्मीर पे बिल्कुल ही आँख गड़ा लेता है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि भाई जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वो हमारा भाग है। तो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो तो मिल गया, लेकिन कश्मीर भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो पाकिस्तान कहता है भाई ये तो हमारा अभिन्न अंग है ना, नेचुरल पार्ट है। तो चौधरी गुलाम अब्बास जो हैं, याद करिए उनका नाम मैंने लिया था अभी कुछ देर पहले, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान आप मदद करें, और पाकिस्तान फिर पश्तूनों को भेजता है। और मज़े की बात यह है कि पश्तून जो है कब्ज़ा करीब करीब कर लेते हैं। वो तो अगर 2-3 गलतियां नहीं की होती, रुके न होते, रेप वेप न करने लगे होते वो, तो बिल्कुल ही टेक ओवर कर लिए होते, बिल्कुल ही कब्ज़ा कर लिए होते। बडगाम तक आ जाते हैं, और लेकिन एयरफील्ड नहीं लेते हैं। तो फिर वहाँ इंडियन ट्रूप्स लैंड करते हैं, और उसके बाद जो है, खैर उसके पहले जो है अक्टूबर 26 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हरि सिंह उस पर इस्तीफ़ा कर देते हैं। और जब वो इस्तीफ़ा कर देते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार, क्योंकि शासक के पास वो अधिकार था ब्रिटिश इंडिया में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके अनुसार जो है अब जम्मू और कश्मीर भारत का भाग है। और फिर भारत वहाँ सिपाही जो है एयरफील्ड में लैंड कर देता है, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और पहली भारत पाकिस्तान की लड़ाई, आप सोचिए, आज़ादी होती है 15 अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दो महीने, मात्र 2 महीने बाद पहली लड़ाई भारत और पाकिस्तान की शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो भारत ने भी रिटेलिएट किया पाकिस्तान का कारण मुझे समझ में आता है कि धार्मिक कारण था। भारत ने रिटेलिएट किया, तो ये हमारे लिए अब चूंकि सवाल प्रतिष्ठा का प्रश्न ही रह गया था, या सामरिक कारण भी है कि कश्मीर हमारे पास ही रहना चाहिए था? देखिए, इसमें कई सिद्धांत आ जाते हैं।
ठीक, कई सिद्धांत आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि उस समय जवाहरलाल नेहरू को ये यकीन था कि कश्मीर का जन समूह, कश्मीर की जनता भारत में आना चाहती थी। तो जो जिसे कहिए कि पहला डेमोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट, प्रजातंत्र का तर्क, भाई जनता उस राष्ट्र में जाएगी जहां उसका दिल है ना, ठीक। तो पहला ये हुआ। दूसरा सांस्कृतिक, भाई कश्मीरी थे जवाहरलाल नेहरू, कश्मीर भारत का अंग रहा है, कश्मीरी शैव परंपरा रही है, बौद्ध रहे हैं, जैन रहे हैं, ऋषि कश्यप ऋषि की कथा है, तो वो भी था। तीसरा जियोपॉलिटिकल कह लीजिए, हर स्टेट टेरिटरी चाहता है, हर स्टेट। इसीलिए तो राज्यों में लड़ाई हुई है आदिकाल से। चक्रवर्ती सम्राट जो है, कैसे लोग बनते थे, घोड़ा छोड़ देते थे, अश्वमेध यज्ञ होता था। तो अब सीधी बात यह है कि जब स्टेट बने ये दो, और जब सत्ता कब्जा में आए, सत्ता आई हाथ में दिल्ली के, तो तब समझ में आया कि टेरिटरी तो नहीं दे सकते। भाई नागालैंड भी नहीं दे पाए ना, मैंने वहाँ नौकरी की है, कश्मीर में भी मैंने नौकरी की है, तो कश्मीर कैसे दे देते? वहाँ से नदियाँ बहती हैं, ज़मीन उपजाऊ है, ठीक। तो कश्मीर जो है, तो 3 कारण कह लीजिए, एक कह लीजिए डेमोक्रेटिक, दूसरा कह लीजिए कल्चरल, तीसरा कह लीजिए जियोपॉलिटिकल। उन तीनों कारणों के वजह से हम लोगों ने जो है अपने सिपाही भेजे, और भारतीय सेना ने, दिल्ली की पहली लड़ाई बडगाम में हुई थी। मेरा एक अभिन्न मित्र है कर्नल मनीष गर्ग, पता नहीं ब्रिगेडियर हुआ है कि नहीं, मैं उसका अतिथि था, बडगाम में था। वहीं जनरल अरे जो परमवीर चक्र शर्मा जी थे, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के भाई, उनका देहांत हुआ था, बड़ी वीरता से लड़े थे। तो वो बडगाम, टीले से टीले लड़ाई होती है हमेशा, जिसके पास ऊंचाई है उसके पास टेरिटरी है, सीधी बात ये। तो टीले से की टीले लड़ाई हुई, भारत जीतने लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उस पे आज तक विवाद है। कश्मीर की कहानी इतनी बड़ी है कि एक एपिसोड में उसको समेट पाना मुश्किल है। ये कश्मीर 1947 में भारत की आजादी के इतिहास तक का पहला भाग था। जुड़े रहिए फिर ऑब्जर्वर के साथ, इसका दूसरा भाग कश्मीर 1947 के बाद हम लेके आएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। धन्यवाद।